हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आज का पेपर बहुत अच्छा गया होगा आपका। आज का जो पेपर था वो कौन था? चलिए देखते हैं। ऑल इंडिया बायो टेस्ट सीरीज बीटीएस नंबर 22। इससे पहले आप देख रहे हैं आपके सामने बेटा स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर एसपी सर का एक सपना है, मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसी लाइन के साथ आज का डिस्कशन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो पेपर आज का था उसमें आपको हम बता देते हैं। एनसीईआरटी फर्स्ट के पूरा क्वेश्चन थे। एनसीईआरटी फर्स्ट मॉडल था और एनसीईआरटी फर्स्ट से पूरे चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आइए जरा आप अपना जो भी आंसर है वो मिलाइए हमारे साथ। अर्नेस्ट मेयर ज्वाइन द फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन। तो यहाँ पर जो आंसर है सेकंड जा रहा है कब? 1953 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1953 यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इन्होंने ज्वाइन किया 1953 में। क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड देखिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए आप देखिए यहाँ पर मेयर्स ज्वाइन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड साइंस इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975। 75 में रिटायर्ड हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए जरा देखते हैं सेकंड में क्या दिया गया है। रिगार्डिंग बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लिनियस। तो यहां पर देखिए इट वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस, बिल्कुल सही है। ईच साइंटिफिक नेम हैज टू कंपोनेंट। फर्स्ट जो होता है जीनस, सेकंड क्या होता है? स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड बेटा जो स्टेटमेंट है बोथ जीनस एंड स्पीसीज नेम्स स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहां पर बोथ नहीं होना चाहिए, यानी जीनस की बात करेंगे तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। और स्पीसीज की बात करेंगे हम तो क्या होता है? फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर से। तो दोनों नहीं होगा। स्पीसीज स्टार्ट विथ, है ना, स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर। तो दो कंपोनेंट से बने होते हैं जीनस और स्पीसीज। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर जो होता है वो क्या होता है? स्पेसिफिक एपिथेट एक्चुअली कहा जाता है स्मॉल लेटर। तो ये इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट की अगर बात करें हम लोग तो बायोलॉजिकल नेम आर जनरली लैटिन और लैटिनाइज्ड, बिल्कुल ये बात सही है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा रिटेन इन, तो रिटेन इन इटैलिक एंड रिटेन इन इटैलिक। तो रिटेन कहा जाए तो इटैलिक, लेकिन अगर कहा जाए ये जनरली लैटिन, डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लैटिनाइज्ड। तो आइए जरा देखते हैं कौन कौन से करेक्ट है। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट ऑप्शन क्या गया? फर्स्ट। देखिए यहां पर दिया गया है, ये चारों पॉइंट है, याद कर लीजिएगा चारों पॉइंट। बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन होता है, रिटेन इन इटैलिक होता है, फर्स्ट बेटा जो है जीनस होता है, और देखिए ये क्या है? हैंड रिटेन। यहाँ पर देखिए चौथा क्या है? स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर जो होगा वो कौन होगा? स्पेसिफिक एपिथेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो थर्ड में आइए जरा देखते हैं क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिस्टमेटिक आर करेक्ट। सिस्टमेटिक के अबाउट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये देखना है। सिस्टमेटिक की बात करेंगे तो सिस्टमेटिक क्या है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टम में अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। लैटिन वर्ड सिस्टेमा से ये इसको लिया गया है, तो इससे रिलेटेड। अच्छा, सिस्टमेटिक में क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन भी हम देख, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दैट इज फाइलोजेनी, फाइलोजेनी की बात करते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी आपस में लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन से रिलेटेड क्या रिलेशनशिप है। तो आइए, सिस्टमेटिक डील विथ द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को डील करेगा। इट आल्सो स्टडी रिलेशनशिप अमॉन्ग
ऑर्गेनिज्म यानी फाइलोजेनी की बात हो रही है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। टर्म सिस्टमेटिक इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा, बिल्कुल सही है, सिस्टमा से ड्राइव किया गया है। सिस्टमेटिक ओनली इन्वॉल्व नेमिंग ऑर्गेनिज्म, ओनली भैया ओनली तो गलत हो जाएगा, क्यों? ये बेटा कुछ बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो आइडेंटिफाइड है लेकिन नेमिंग नहीं की गई है, उनको भी हम कंसीडर करते हैं सिस्टमेटिक में, तो केवल नेमिंग नहीं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो कोई तो ये रॉन्ग हो गया, तो करेक्ट क्या हो गया? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या गया? सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर सेकेंड है। देखिए यहां पर दिया गया है टेक्सोनोमी से रिलेटेड सिस्टमिक, है ना, ये देखिए सिस्टमेटिक दिया गया है, सिस्टमेटिक है, ये देखिए ये यहाँ पर ये देखिए वर्ड सिस्टमा ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा, सिस्टमेटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं फोर्थ, तो रिकॉग्नाइज डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा यहाँ पर डायग्राम को देखिए और करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। चलिए इसको अगर हम देखेंगे तो दोनों स्ट्रक्चर कैसा है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दोनों कैसा है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अच्छा दोनों सेकेंडरी है, ये अल्फा हेलिक्स बना रहा है और ये क्या है बेटा? बीटा प्लेटेड है, बीटा प्लेटेड, बीटा प्लेटेड। अच्छा अगर न्यू एनसीईआरटी की अभी लेटेस्ट एनसीईआरटी की बात करेंगे तो यहाँ पर बीटा प्लीटेड हो गया है, प्लीटेड हो गया है, बीटा प्लेटेड हो गया है, ठीक ना? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी तो सही है, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी सही है, टर्सरी नहीं है, प्राइमरी रॉन्ग है, तो फोर्थ ऑप्शन ही एक आ रहा है आपके सामने जो करेक्ट है, यानी ए जो है सेकेंडरी है, अल्फा हेलिक्स है, बी जो है बेटा सेकेंडरी ही है, बीटा प्लेटेड सीट है। न्यू एनसीईआरटी में थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्ट की गई है ना, प्लीटेड किया गया है, ध्यान रखिएगा, प्लीटेड, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया? फोर्थ। ये देखिए यहां पर, तो यहां पर ये देखिए बीटा प्लेटेड है ना, न्यू एनसीईआरटी जो लेटेस्ट आई है इसमें प्लीटेड हो गया है, प्लीटेड, प्लीटेड। चलिए उसको देख लेंगे हम लोग। अच्छा क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 मैचिंग के हैं, मैच करिए इसको जरा। तो देखिए मैचिंग के क्वेश्चन है, अगर हम मैन की बात, अच्छा यहाँ पर क्या दिया गया? फैमिली दिया गया है, ये कॉमन, ये ऑर्गेनिज्म है, कॉलम फर्स्ट में ऑर्गेनिज्म, सेकेंड में फैमिली है। तो जो मैन की फैमिली होती है वो कौन सी होती है? होमिनिडी होती है। हाउस फ्लाई की जो होगी मुसिडी होगी, मैंगो की एनाकार्डियेसी होगी, व्हीट की पोएसी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर? तो ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का सेकेंड, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर थर्ड। देखिए यहाँ पर इस टेबल से क्वेश्चन उठाए गए हैं, ये फैमिली है यहाँ पर देखिए सभी के। क्वेश्चन नंबर 6, एरिस्टोटल डिवाइड एनिमल इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन एनिमल। देखिए एरिस्टोटल साहब ने एनिमल को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, है ना, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, यानी किस एनिमल का ब्लड का कलर रेड है, किसका रेड कलर नहीं है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड, ठीक ना। अच्छा तो अगर बेटा यहाँ पर एनिमल को इन्होंने दो ग्रुप में इनाइमा एंड एनाइमा में डिवाइड किया था, एनाइमा में डिवाइड किया था। इनाइमा का मतलब रेड ब्लड, जिसका ब्लड रेड कलर का था, ये विदाउट रेड ब्लड, उनको एनाइमा में रखा था। किसने? एरिस्टोटल ने। देखिए यहां पर दिया गया है, यहां पर देखिए दिया गया है एरिस्टोटल, देखिए डिवाइडेड एनिमल इनटू टू ग्रुप, रेड ब्लड विदाउट रेड ब्लड, इनाइमा और एनाइमा। क्वेश्चन नंबर 7 के को देखते हैं हम, तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट। साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कॉन्टेनिंग क्लोरोफिल ए, बिल्कुल सही है बेटा। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाए जाते हैं। इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट सेकेंड दोनों पाए जाते हैं, ठीक, ऑक्सीजेनिक है ये, ठीक। स्टेटमेंट सेकेंड की बात करेंगे, सम साइनोबैक्टीरिया सच एज,
सम साइनोबैक्टीरिया सच एज नोस्टॉक एंड एनाबिना फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल इज कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। ये भी सही है। तो स्टेटमेंट क्या हुआ, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन ये देखिए, हेटेरोसिस्ट ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। एसर्शन रीजन क्या है, रेड टाइड अकर इन सी ड्यू टू, रेड टाइड एसर्शन क्या दिया है, रेड टाइड अकर ड्यू टू, रेड टाइड अकर इन सी ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ गोनियल एग्स। बिल्कुल सही है। गोनियल एग्स तेजी से ग्रो कर जाता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से वहां का पानी जो है रेड कलर दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेड टाइड। पानी का कलर रेड नहीं हो जाता, दिखाई देता है, अपीयर होता है, ड्यू टू रेड डाइनोफ्लेजिलेट गोनियल एग्स। बिल्कुल सही है। सम डाइनोफ्लेजिलेट, सम का मतलब किसकी बात करेंगे, सम जैसे रेड डाइनोफ्लेजिलेट है, रिलीज टॉक्सिन दैट कैन किल मरीन एनिमल सच एज फिश। ये भी बिल्कुल सही है। एसर्शन बेटा ये स्टेटमेंट अलग है, रीजन अलग है, दोनों सही है, लेकिन एसर्शन का जो रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। यानी एसर्शन रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। देखिए यहां पर रेड डाइनोफ्लेजिलेट है, गोनियल एग्स है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, सी रेड कलर का दिखाई देता है, रेड टाइड बोलते हैं, और ये क्या है, टॉक्सिक रिलीज करते हैं, जिससे बेटा फिश मर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, तो आइए जरा देखते हैं। अरेंज द स्टेज इन फंजाई शोइंग ए डाइकैरियोटिक फेज इन करेक्ट ऑर्डर। अच्छा करेक्ट ऑर्डर की बात करते हैं। अच्छा डाइकैरियोटिक फेज, डाइकैरियोटिक फेज की हम बात करेंगे, डाइकैरियोन की बात करेंगे, तो ये किसमें देखने को मिलता है, एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस। अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम देखेंगे, ये देखिए ये सेल है, ये भी सेल है, तो बेटा पहले क्या होगी, प्लाज्मोगैमी होगी, प्लाज्मोगैमी होगी। अच्छा प्लाज्मोगैमी होगी तो एक सेल में ये क्या होंगे, दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, यानी ये एन होगा और ये एन हो गया। तो यहाँ पर प्लाज्मोगैमी है, तो प्लाज्मोगैमी को कौन दिखाया गया, प्लाज्मोगैमी का मतलब ये बी है, प्लाज्मोगैमी ये बी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो पहले कौन आ गया, बी आ गया। इसके बाद एन प्लस एन है, डाइकैरियोन स्टेज एन प्लस एन, यानी एन प्लस ये डाइकैरियोन स्टेज है, यानी यहाँ पर कौन आ गया, सी आ गया। फिर बेटा यहाँ पर क्या होगा, कैरियोगैमी होगी, और जब कैरियोगैमी होगी तो ये क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, एक न्यूक्लियस हो जाएगा कैरियोगैमी। तो यहाँ पर क्या हो गया, बी के बाद हो गया सी, हो गया सी के बाद है ना कैरियोगैमी, और कैरियोगैमी किस ए से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी ए हो गया यहाँ पर, तो ए हो गया। और फिर यहाँ पर क्या है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया है, 2n स्ट्रक्चर बन गया, डिप्लॉयड स्टेज बना 2n, यानी डी हो गया। तो ये कौन हो गया, ये डी हो गया, यानी BCAD, और BCAD कौन है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। BCD कौन है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या जा रहा है, फोर्थ। यहाँ पर देखिए डाइकैरियोन कंडीशन है, डाइकैरियोटिक फेज है, डाइकैरियोटिक स्टेज है, किसमें देखने को मिलता है, AB में, यानी एस्को और बेसिडियो में, एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करते हैं, तो 10 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विरोइड। वायरॉइड के बारे में आपको क्या है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आइए देखिए, वायरॉइड वेयर डिस्कवर्ड बाय T.O. डिनर इन 1971, बिल्कुल सही है। 4-5 पॉइंट होते हैं वायरॉइड के बारे में। वायरॉइड कॉन्टेन RNA बट लैक प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड एब्सेंट होते हैं, ओनली RNA होते हैं। वायरॉइड आर लार्ज, है ना, लार्जर देन वायरस। यहाँ पर देखिए स्मॉलर होते हैं, ये वायरस से क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। तो जो वायरॉइड होते हैं स्मॉलर देन वायरस, वायरस से स्मॉल होते हैं, और ये क्या है, इनकरेक्ट है। वायरॉइड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, PST हम बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या गया, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, यानी फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट।
देखिए यहाँ पर वाइनराइट के बारे में दिया है 1971, टी.ओ. डिनर ने पीएचडी डीजीज इन्होंने फ्री आरएनए यानी आरएनए केवल होता है, प्रोटीन कोट यानी कैप्सिड एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो मैचिंग के क्वेश्चन है, आइए जरा देखते हैं। टाइप ऑफ टेक्सोनोमी और ये क्या है बेसिस फाइलोजेनेटिक। देखिए फाइलोजेनेटिक टेक्सोनोमी का मतलब क्या हो गया अच्छा इधर से हम देखते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, केमिकल के बेस पे तो इसको हम क्या बोलेंगे कीमोटेक्सोनोमी यानी फर्स्ट यहां पर आ जाएगा, फर्स्ट यहां पर हम लिख दें। ठीक, तो ये हो गया केमिकल। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइलोजेनेटिक टेक्सोनोमी यानी सेकेंड हम कर लेंगे। क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर की बात करेंगे तो ये बेटा क्या है साइटोटेक्सोनोमी यानी साइटोटेक्सोनोमी का ये थर्ड यानी थर्ड यहां पर हम कर दें। कंप्यूटर का यूज करेंगे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर एनालाइज यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर बेस्ड की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी की बात करेंगे यानी 2431 की बात करेंगे, 2431 की बात करेंगे। कौन सा फोर्थ ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या गया फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 11 के करेक्ट आंसर फोर्थ। देखिए यहां पर दिया है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, कीमोटेक्सोनोमी, साइटोटेक्सोनोमी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं तो ये भी मैचिंग के क्वेश्चन है, आइए जरा देखते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एग्जांपल। ठीक, अब देखिए यहां पर तो आइसोगैमी की बात करेंगे और आइसोगैमी में दो तरह के फ्लैजिलेटेड गैमिट होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड। तो अगर फ्लैजिलेट आइसोगैमी फ्लैजिलेटेड गैमिट की बात करेंगे तो ये इसका आंसर क्या जा रहा है यूरोथ्रिक्स, इसका आंसर यूरोथ्रिक। आइसोगोमी नॉन फ्लैजिलेटेड की बात करेंगे तो स्पाइरो गायरा यानी ये फर्स्ट हो गया, स्पाइरो गायरा बी का फर्स्ट। एनाइसोगैमी यूडोरिना, ऊगैमी वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, ए का सेकंड गया, बी का गया है फर्स्ट, सी का गया थर्ड और डी का गया फोर्थ, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। मैचिंग के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है आइसोगेमस से ये है, एनाइसोगेमस के एग्जांपल है ऊगैमस वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स आर करेक्ट। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, बिल्कुल सही है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनियम बोलते हैं, ये भी सही है। एंथ्रोजॉइड्स आर बाइफ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल, बिल्कुल सही है ये। फर्टिलाइजेशन अकर विदाउट वाटर, नहीं, बिना वाटर का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं। मेल गैमेट को फीमेल के पास पहुंचने के लिए, आर्किगोनिया के पास पहुंचने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। तो विदाउट वाटर तो पॉसिबल नहीं है, वाटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ गया 1 2 3, और 1 2 3 का मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या है फर्स्ट। यहाँ पर देखिए ये सब पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर ये एंथ्रोजॉइड्स, ये देखिए यहाँ पर देखिए एंथ्रोजॉइड्स रिलीज इनटू वाटर, दे कम इन कांटेक्ट विथ आर्किगोनियम, जिसके थ्रू ये आर्किगोनियम के पास पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट इन हेटेरोस्पोरस टेडोफाइट इज कंसीडर्ड। तो बेटा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डेवलप एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट में हो रहा है तो ये किस में होता है, हेटेरोस्पोरस टेडोफाइट में होता है, और इसको हम कंसीडर करते हैं क्या, सीड हाइब्रिड। यही क्या है, सीड हाइब्रिड की बात हो रही है। सीड हाइब्रिड किसमें देखने को मिलता है, हेटेरोस्पोरस में, होमोस्पोरस में नहीं देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर पोलिनेशन नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी बिगिनिंग ऑफ सीड हाइब्रिड, यहीं से सीड हाइब्रिड स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सीड बन जाता है, नहीं, सीड का फॉर्मेशन जैसे होता है उसी तरह क्या है यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है फीमेल के अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एम्ब्रियो का। यहाँ पर देखिए रिप्रोडक्शन ये नहीं, ये नहीं, तो सेकेंड ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या है, सेकेंड। देखिए कहां पर दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट, दिस
इज कंसीडर एज क्या, सीड हैबिट। और ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन के लिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 पे आते हैं तो जरा देखिए 15 पे क्या दिया गया है। स्टेटमेंट के इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर। नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए, इन जिम्नोस्पर्म, सही है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर नॉट, यहां पर क्या लग जाना चाहिए, नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर। इंडिपेंडेंट नहीं होते, फ्री लिविंग नहीं होते, डिपेंडेंट होते हैं किस पे, स्पोरोफाइट पे, तो ये रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट सेकंड की बात करेंगे, इन जिम्नोस्पर्म द गैमेटोफाइट रिटेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या गया, स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड क्या है, करेक्ट है, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ। यहां पर देखिए दिया गया है, अच्छा इसके नीचे वाली लाइन मिलेगी आपको। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करेंगे तो मैचिंग के क्वेश्चन है। यहां पर देखिए टाइप ऑफ बॉडी कैविटी एंड एनिमल ग्रुप दिया गया है। अब ध्यान से यहां पर थोड़ा सा रुक के देखिएगा, सीलोमेट दो जगह दिए गए हैं, सीलोमेट दो जगह दिए गए हैं। तो अब देखिए पहले हम मिलाते हैं, सीलोमेट क्या है, एनिलिड्स को हम लगा देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। तो एक अगर हम सेकेंड रख लेते हैं, बिल्कुल सही है। स्यूडोसिलोमेट की बात करेंगे, एस्केलमेंथिस की बात करेंगे, एस्केलमेंथिस यानी ये थर्ड हमने रख दिया। एसिलोमेट की बात करेंगे तो प्लेटीहेल्मिन्थिस, और ये क्या लग गया, फर्स्ट लग गया। अब ये देखिए फिर सिलोमेट है, तो यहाँ पर रुक जा, अच्छा सिलोमेट है तो कॉर्डेट लगा दे, बिल्कुल सही है। फोर्थ है, तो जरा देखते हैं आंसर सही आया कि नहीं। 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 यानी थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट जा रहा है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड जा रहा है। लेकिन अगर आप देखिए यहां पर इसको सिलोमेट एनिलिड्स को लगाए, तो आइए जरा देख लेते हैं। जैसे देखिए अगर हम सिलोमेट की बात करते हैं, सिलोमेट एनिलिड्स को मान ले और इस सिलोमेट को कॉर्डेट मान ले, तो जरा देखिए ए का फोर्थ ऑप्शन है किसी में, ए का फोर्थ इसमें है, बिल्कुल सही। अच्छा डी का कोई सेकंड है, तो डी का सेकंड है, डी का फर्स्ट है, तो ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर करेक्ट आंसर क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, थर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सावधानी पूर्वक देख लिया करिए, क्योंकि सीलो में दो दिए गए हैं, तो किसमें मैचिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर थर्ड। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर सिलोमेट होगा, स्यूडोसिलोमेट होगा, ऐसा सिलोम होगा तो एसिलोमेट। इन निडेरियंस लाइक ओवेलिया इन निडेरियंस लाइक ओवेलिया व्हिच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब एज मेटाजेनेसिस, कौन सा स्टेटमेंट जो है मेटाजेनेसिस को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब मेटाजेनेसिस क्या है बेटा, ओवेलिया में हम क्या देखते हैं, ओवेलिया में, ओवेलिया की अगर हम बात करते हैं तो ओवेलिया में मेटाजेनेसिस का मतलब पॉलिप और मेडुसा दोनों बॉडी फार्म देखने को मिले। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ओवेलिया में क्या है, पॉलिप जो होता है, पॉलिप ये क्या करता है, मेडुसा को बनाता है, मेडुसा को बनाता है, लेकिन कैसे, एसेक्सुअली, एसेक्सुअली। पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेडुसा बनाता है, और मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पॉलिप फार्म करता है। इसको हम कैसे याद करते हैं, पाम याद करिएगा, PAM, पाम। पॉलिप फार्म मेडुसा एसेक्सुअली, इसके अपोजिट दूसरा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। पॉलिप रिप्रोड्यूस सेक्सुअली गलत हो जाएगा, ठीक ना, एंड मेडुसा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये भी गलत हो जाएगा। पॉलीप्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, पॉलीप्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, ये सही है। एंड मेडुसा फार्म पॉलिप सेक्सुअली, ये बिल्कुल सही है, सेकंड। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बोथ पॉलिप एंड मेडुसा, नहीं, ये भी बोथ यहां पर तो होगा ही नहीं। तो
तो 17 का करेक्ट आंसर क्या है? सेकेंड। देखिए यहाँ पर नीचे जो लाइन दी गई है, देखिए यहाँ पर पॉली प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा फार्म पॉलिप सेक्सुअली, किस में देखने को मिलेगा? ओवेलिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। लोकोमोशन इन टीनोफोरा अकर बाय, टीनोफोरा में लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? सीडोपोडिया के द्वारा नहीं होता है, मसल कंट्रैक्शन के द्वारा नहीं होगा, सिलिएटेड कंप्लीट, बिल्कुल सही है। यानी सिलिएटेड कितने होते हैं? 8 होते हैं, सिलिएटेड होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन, यानी कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। द रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन हेमिकॉर्डेट सिमिलर टू नोटोकॉर्ड इज कॉल्ड, तो स्टोमोकॉर्ड कॉलर रीजन में होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये दिया गया है रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, कॉलर रीजन में है, स्टोमोकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लास ऑस्टिकथिस, क्लास ऑस्टिकथिस के बारे में सही आपको जानकारी देखनी है, सही स्टेटमेंट देखना है। चलिए यहाँ पर देखिए, दे पोसेस ए बोनी इंडोस्केलेटल, बिल्कुल सही है। इसमें जो स्केलेटन होते हैं बोनी होते हैं, बोन के होते हैं। गिल्स आर कवर्ड बाय अपरकुलम, गिल कवर बोलते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। हार्ट इज 3 चैम्बर, नहीं, फिश में जो चाहे वो कार्टिलेजिनस फिश हो चाहे बोनी फिश हो, क्या होगा? 2 चैम्बर होगा, यानी फिश में 2 चैम्बर होगा, चाहे वो कॉन्डिक फिश का मेंबर हो चाहे ऑस्टिक फिश का मेंबर हो, 2 चैम्बर। तो ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। एयर ब्लैडर हेल्प इन रेगुलेटिंग बायोन्सी, बिल्कुल यहाँ पर एयर ब्लैडर पाए जाते हैं, एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। 20 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया गया है एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, अपरकुलम भी प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 21 की बात करते हैं, 21 की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कैथरीन ईसा रिपोर्टेड द कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू व्हिच प्लांट टिश्यू। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यहाँ पर जो कैथरीन ईसा है उन्होंने क्या किया? रिपोर्टेड किया, बताया कर्ली टॉप वायरस, जो वायरस होता है जिसकी वजह से, है ना बेटा, ये क्या है? जो टॉप होते हैं प्लांट के, वो क्या है? कर्ल हो जाते हैं। वो वायरस, यानी वायरस किसके थ्रू पूरे प्लांट में फैलते हैं, स्प्रेड करते हैं? कौन से टिश्यू? तो यहाँ पर जाइलम नहीं होगा, कॉर्टेक्स नहीं होगा, फ्लोएम। साइंटिस्ट वाला पेज से ये क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन क्या है ना? थर्ड है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया होगा, देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए सी रिपोर्टेड in her early publication that curly top virus spread through plant via food conducting, that is phloem tissue, जिसके द्वारा फूड का कंडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। तो 22 की बात अगर हम करेंगे, Which of the following statement regarding region of मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इन रूट आर करेक्ट? मेरिस्टेमेटिक रीजन के बारे में देखना है, कौन सा करेक्ट है? सेल आर स्मॉल एंड थिन वॉल, बिल्कुल सही है। इसमें जो है बेटा प्रोटोप्लाज्म भरे होते हैं। सेल हैव डेंस प्रोटोप्लाज्म, ये भी बिल्कुल सही है। सेल डिवाइड रिपीटली, ये भी बिल्कुल सही है। सेल आर लार्ज, नहीं, यहाँ पर जो सेल होती है लार्ज नहीं होती है, वैक्यूलेटेड इलोंगेशन में देखने को मिलता है। तो ये क्या है? रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। 22 का करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट। यहाँ पर देखिए रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, दिस रीजन वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड है, डेंस प्रोटोप्लाज्म है, ये बेटा डिवाइड करती है, ध्यान रखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, तो यहाँ पर मैचिंग के क्वेश्चन है। कॉलम फर्स्ट में टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, कॉलम सेकेंड में बेटा क्या प्लांट के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा संभल के आंसर देना है, क्योंकि अपोजिट यहाँ पर भी है, अपोजिट यहाँ पर भी है। अब देखते हैं कौन सा करेक्ट मैचिंग है, कौन सा करेक्ट मैचिंग है। तो अगर हम देखेंगे, चलिए अल्टरनेट की बात करेंगे, तो अल्टरनेट बेटा किसमें होता है? अल्टरनेट का जो एग्जाम्पल दिया गया है MSC, यानी मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज। तो यहाँ पर देखिए चाइना रोज है, यानी हम थर्ड मिला दे रहे हैं, पहले देखते हैं, थर्ड मिला दे रहे हैं।
23 में, ठीक। अच्छा, इसके बाद अपोजिट में क्या है, दो एग्जांपल दिए गए हैं, कैलोट्रोपिस और गुआवा। तो कैलोट्रोपिस यहाँ पर गिवन है, ये हमने मिला दिया। होल बेटा क्या है दिया गया है, होल अस्टोनिया है, नेरियम होता है, अस्टोनिया दिया गया है, हमने मिला दिया। अपोजिट फिर आ गया, और अपोजिट बेटा दो एग्जांपल है, कैलोट्रोपिस और गुआवा, तो यहाँ पर हमने गुआवा को मिला दिया। अब देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है सही, यानी ए का थर्ड है, तो ए का ये तो रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग, ए का थर्ड बिल्कुल सही है, बी का क्या है फर्स्ट है, ये रॉन्ग हो गया, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन आइए जरा देखते हैं, अगर अपोजिट हम कैलोट्रोपिस को मानते हैं तो क्या डी का 1 दिया है, तो डी का 1 किसी में नहीं है, तो ये क्या होगा, ये मैचिंग नहीं हो सकता, यानी ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ। देखिए अल्टरनेट का एग्जांपल क्या है, देखिए यहाँ पर चाइना रोज है, मस्टर्ड और सनफ्लावर है। अपोजिट का है, अपोजिट का एग्जांपल है, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, तो ये भी मैचिंग के क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ फ्लावर है, एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, हाइपोकाइनस का मतलब सुपेरियर ओवरी, हाइपोकाइनस फ्लावर में सुपेरियर ओवरी होती है, और हाइपोकाइनस फ्लावर में जो एग्जांपल दिए गए हैं, 3 एग्जांपल दिए गए हैं, ब्रिंजल दिया गया है ना चाइना रोज, मस्टर्ड और ब्रिंजल। तो हाइपोकाइनस में क्या है, मस्टर्ड है, ये सेकेंड है, क्लियर है। पेरिकाइनस में प्लम पीच रोज है, तो ये प्लम लग गया। इपिकाइनस में बेटा दिया गया है, इपिकाइनस में जो है वो गुआवा दिया गया है, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, तो गुआवा हमने लगा दिया। हाइपोकाइनस दो है, हाइपोकाइनस ए भी है, हाइपोकाइनस ए भी है। हाइपोकाइनस का मतलब मस्टर्ड है, चाइना रोज है, ब्रिंजल है, तो ये हमने ब्रिंजल लगा दिया। आइए जरा मैच करते हैं, देखते हैं। तो ए का सेकेंड है, तो ए का सेकेंड, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब सब देखना पड़ेगा, पेरिकाइनस का यानी फर्स्ट है, तो यहाँ पर देखिए बी का फर्स्ट है, बी का ये थर्ड है, ये भी है, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सी का क्या है, थर्ड है, डी का फोर्थ। अच्छा जरा आइए देखते हैं हम, अगर हाइपोकाइनस का हम एग्जांपल लेते हैं मस्टर्ड, और इस हाइपोकाइनस का हम ब्रिंजल लेते हैं, तो क्या ए का 4 दिया है किसी में, ए का 4 किसी में नहीं दिया है, तो मैचिंग हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या गया, फर्स्ट। तो 24 का करेक्ट आंसर फर्स्ट गया। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देके देखना होगा आपको। यहाँ पर देखिए हाइपोगाइनस है, पेरिगाइनस के एग्जांपल है, इंफेरियर ओवरी के एग्जांपल है, यानी इपिगाइनस के एग्जांपल। मैच द कॉलम फर्स्ट विच द कॉलम सेकेंड, यहाँ पर क्या है, स्टेमेन कंडीशन दिया गया है, एग्जांपल दिया गया है। अगर हम ईपी पिटेलस की बात करते हैं, तो ईपी पिटेलस का एग्जांपल कौन है, ब्रिंजल है। ईपी फाइलस बेटा ली में होता है। मोनोएडेल्फस कंडीशन की बात करेंगे, तो मोनोएडेल्फस मालवेसी के मेंबर में देखने को मिलेगा, हिबिस्कस में देखने को मिलेगा, लेडी फिंगर में देखने को मिलेगा। डाइडेल्फस कंडीशन की बात करेंगे, तो ये क्या है, फेवेसी के मेंबर में, यानी लेगुमिनोसी के मेंबर में, पी में देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या गया, ए का थर्ड है, ए का थर्ड है, बी का सेकेंड है, ए का थर्ड, बी का सेकेंड। ए का ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ए का थर्ड ये भी है, ये है, बी का सेकेंड, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड। ये देखिए ब्रिंजल दिया है यहाँ पर, इपीफाइलस जो दिया है यहाँ पर, इपीफाइलस लिली में है, मोनोएडेल्फस, डाइएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 26 पे आइए देखते हैं जरा, सर्सर रीजन के क्वेश्चन है। इन प्लांट लाइक पी एंड ग्राम द मेच्योर सीड इज नॉन इंडोस्पर्मिक, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, पी और ग्राम में जो मेच्योर सीड होते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। नॉन इंडोस्पर्मिक का मतलब मेच्योर सीड में इंडोस्पर्म नहीं होता, ठीक ना, जनरली डाइकॉट में सीड में देखने को मिलेगा। अच्छा, इन सच सीड फूड स्टोर इन इंडोस्पर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, बिल्कुल सही है। तो ये सर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर किया गया फर्स्ट। यहां पर देखिए ये पॉइंट दिए गए हैं इंडोस्पर्म से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, तो 27 में आइए जरा देखते हैं। स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज इन लिव्स, बिल्कुल ये बात सही है। गार्ड सेल सराउंडिंग द स्टोमेटल पोर कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये भी बिल्कुल सही है। तो बोस्ट
फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसके क्या हो गए, करेक्ट हो गए। 27 का करेक्ट आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, तो आइए जरा देखते हैं 28। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म वेस्कुलर बंडल, ए करेक्ट है। जाइलम और फ्लोएम मिल के क्या है, वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। इन डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं कंजॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं, कैम्बियम होते हैं, और जो वेस्कुलर बंडल होते हैं रिंग में अरेंज होते हैं। तो इन डाइकॉट स्टेम कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्मिंग ओपन वेस्कुलर बंडल, बिल्कुल सही है। मोनोकॉट स्टेम की बात करेंगे तो वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट होगा, क्लोज होगा, कंजॉइंट होगा, क्लोज होगा, कैम्बियम नहीं होगी। तो देखिए वेस्कुलर बंडल कॉन्टेन कैम्बियम नहीं होगी, कैम्बियम कैन फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इन रूट जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज अल्टरनेटली ऑन डिफरेंट रेडाई फॉर्मिंग रेडियल वेस्कुलर बंडल, बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर करेक्ट क्या गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। यहां पर देखिए रेडियल है, कंजॉइंट क्लोज, कंजॉइंट ओपन। क्वेश्चन नंबर अगर 29 की बात करते हैं तो यहां पर देखिए आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन रूट इज कॉल्ड इंडोडर्मिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेकेंड है। यहां पर देखिए इंडोडर्मिस दिया है, इनर मोस्ट लेयर इंडोडर्मिस। क्वेश्चन नंबर अगर 30 की बात करेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट स्टेम। अगर मोनोकॉट स्टेम की बात करेंगे तो वेस्कुलर बंडल कैसा होगा, वेस्कुलर बंडल की बात करेंगे तो बेटा इसमें वेस्कुलर बंडल से रिलेटेड दिया है, तो वेस्कुलर बंडल कैसा होगा, मोनोकॉट स्टेम में क्लोज होगा, कैम्बियम अब्सेंट होगी, स्कैटर्ड होंगे ये, तो स्कैटर्ड होंगे। वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन रिंग, ये रॉन्ग हो गया, डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलता है। वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड एंड क्लोज, बिल्कुल सही है। फ्लोएम पैरेन्काइमा वेल डेवलप, नहीं, अब्सेंट होते हैं। हाइपोडर्मिस इज कोलेनकाइमेटस, नहीं, स्क्लेनकाइमेटस होते हैं। स्क्लेनकाइमेटस होते हैं, स्क्लेनकाइमा के बने होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 30 का सेकेंड हो गया, 30 का करेक्ट आंसर सेकेंड। यहां पर देखिए ये दिया है स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे, इन मोनोकॉट लिप्स। बेटा मोनोकॉट लिप्स की बात करते हैं, मीजोफिल अनडिफरेंशिएटेड होती है, डिफरेंशिएट नहीं होती, पैलिसेड और स्पॉन्जी सेल में नहीं होते हैं। डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, डाइकॉट लिप्स का ये फीचर है। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम नहीं, यहां पर ध्यान रखिए मीजोफिल की बात हो रही है। कंपोज्ड ओनली पैलिसेड नहीं, अनडिफरेंशिएटेड होगी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी यहां पर मीजोफिल जो होगी अनडिफरेंशिएटेड होगी, नॉट डिफरेंशिएटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे, व्हिच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द फ्रॉग आई व्हाइल इट इन वाटर। जब वाटर में रहता है तो आई को प्रोटेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। तो आंसर क्या हुआ इसका, सेकेंड हो गया, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। यहां पर देखिए, यहां पर दिया है आई, ये देखिए निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 33, इन फ्रॉग पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पास फ्रॉम स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक, स्टमक की बात करेंगे तो काइम आंसर होगा। अगर इसी फूड की बात करेंगे इंटेस्टाइन में जो फूड गया है, इंटेस्टाइनल जूस से जो मिक्स हो जाएगा फूड, उसको हम बोलते हैं काइल। तो स्टमक की बात करेंगे तो काइम, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। 33 का करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड। यहां पर दिया है देखिए, यहां पर पार्सली डाइजेस्टेड फूड काइम पास फ्रॉम स्टमक टू, है ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम। अच्छा ड्यूडेनम में चला जाएगा, इंटेस्टाइनल जूस से मिल जाएगा, वहां के जो एंजाइम मिल जाएंगे तो हो जाएगा काइल। क्वेश्चन नंबर अगर हम 34 की बात करते हैं तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रॉग हार्ट इज कॉल्ड, तो बेटा ये पेरिकार्डियम होगा, आंसर क्या होगा, फोर्थ। तो आसान सा क्वेश्चन है, फोर्थ हो गया। देखिए पेरिकार्डियम। क्वेश्चन नंबर अगर 35 की बात करते हैं तो 35 में देखिए, द स्ट्रक्चर दैट ओपन फ्रॉम द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज ऑफ फ्रॉग हार्ट इज कॉल्ड। अगर फ्रॉग हार्ट की बात हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए
फ्रॉग में बेटा 3 चैम्बर होते हैं, ये क्या होता है, राइट एट्रिया होता है, ये लेफ्ट एट्रिया होता है, और ये वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल की ओपनिंग होती है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोनस कोनस आर्टेरियोसस, CA कोनस आर्टेरियोसस। तो आंसर क्या होगा, कोनस आर्टेरियोसस। ये जो ओपन होगा किसमें, सैक लाइक स्ट्रक्चर में, सैक लाइक स्ट्रक्चर, CA कोनस आर्टेरियोसस। तो आंसर क्या हो गया इसका, सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो गया। 35 का करेक्ट आंसर सेकंड। यहाँ पर देखिए दिया गया है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, देखिए इसको खोजिए कहाँ पे गया, ये देखिए, द वेंट्रिकल ओपन इनटू सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। हार्ट के वेंट्रल साइड में होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 36 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 36 की बात करेंगे तो पोर्टल सिस्टम कनेक्टिंग लिवर एंड इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में जो पोर्टल सिस्टम होता है वो इसी के बेस पे नाम रखा जाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोलेंगे, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होता है, इंटेस्टाइन से ब्लड पहले किस में जाता है, लीवर में, फिर किस में जाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, फिर किस में जाएगा, एट्रिया में, राइट एट्रिया में। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इसका करेक्ट आंसर। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम देखिए यहाँ पर, रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है ना, रीनल, किडनी एंड लोअर पार्ट। अब देखिए, टेस्टिस ऑफ मेल फ्रॉग आर अटैच्ड टू किडनी बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम इज कॉल्ड मेजोर्चियम। इसको हम क्या बोलेंगे, मेजोर्टियम। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या है, 37 का करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया, मेजोर्चियम, है ना। देखिए ये डबल फोल्ड मेजोर्चियम। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 38 की, तो 38 में भी देखिए, आइए जरा देखते हैं। फिजिको-केमिकल अप्रोच यूज्ड टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेकेंड। और यही क्वेश्चन इस साल आया था जो बहुत परेशान किया था, है ना। ये कहाँ, इंट्रोडक्शन वाले पेज से है। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या गया है, सेकेंड। ये देखिए यहाँ पर दिया गया, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, फिजिको-केमिकल प्रोसेस, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, यहीं से इस साल का क्वेश्चन आया था, मतलब 25 का। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें 39, तो 39 की बात करेंगे तो जरा देखिए 39 में क्या दिया है, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड बाय जीएन रामाचंद्रन वाज फॉर द प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, तो बेटा कोलेजन प्रोटीन से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर क्या गया, 39 का करेक्ट आंसर थर्ड गया, 39 का करेक्ट आंसर थर्ड गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए कोलेजन प्रोटीन से रिलेटेड है, यहाँ पर मिलेगा आपको रामाचंद्रन। ये देखिए है ना, कोलेजन स्ट्रक्चर, कोलेजन प्रोटीन, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। द स्टेटमेंट ओमनीसेलुलर इज सेलुलर मींस, ओमनीसेलुलर इज सेलुलर का मतलब होता है ऑल सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक ना। ओमनीसेलुलर रूडोल्फ वर्चो का ये स्टेटमेंट है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप टिश्यू, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका कर, ऑल सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, रूडोल्फ वर्चो से रिलेटेड है। रूडोल्फ वर्चो साहब ने बताया। फर्स्ट एक्सप्लेन, ये देखिए ओमनीसेलुलर ई सेलुलर, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं तो 41 में क्या दिया गया है, आइए जरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल इन्वेलप। प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड आपको उसके इन्वेलप से रिलेटेड पॉइंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से देखना है कौन सही कौन गलत, यानी सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए, सेल इन्वेलप, द सेल इन्वेलप ऑफ बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। पहले कौन होगा, इनर टू आउटर कौन होगा, या आउटर टू इनर, तो आउटर टू इनर कहेंगे तो ग्लाइकोकेलिक्स, फिर क्या होगा, सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर टू इनर, ठीक। बैक्टीरिया दैट रिटेन ग्राम स्टेन, जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन लेगा उसको क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है। ग्लाइकोकेलिक्स में अकर एज लूज, लूज होगा तो स्लाइम लेयर होगा, ठीक होगा, टफ होगा तो क्या है, कैप्सूल बोलेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट और नॉन सेलेक्टिवली परमिएबल, नहीं भैया ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, तो डी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए बी सी, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, फर्स्ट। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, यहाँ पर बैक्टीरिया से रिलेटेड सराउंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे 42,
तो 42 की बात करेंगे तो मैचिंग के क्वेश्चन है। आइए जरा मैचिंग की बात करते हैं। टाइप ऑफ क्रोमोसोम एंड सेंट्रोमियर पोजीशन। मेटासेंट्रिक है तो मिडिल में, सेंट्रोमियर कहाँ होंगे? मिडिल में। तो देखिए यहाँ पर सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, ठीक। अच्छा, मिड इधर से देखते हैं, सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल, सेंट्रोमियर इन मिडिल, तो ए का क्या हो गया? थर्ड, तो यहाँ पर हम थर्ड लिखे। सब मेटासेंट्रिक तो सेंट्रोमियर अवे फ्रॉम स्लाइटली, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, सब मेटासेंट्रिक यानी फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अच्छा, एक्रोसेंट्रिक की बात करेंगे तो सेंट्रोमियर क्या होगा? एक इंड के काफी पास होगा, क्रोमोसोम नियर, सॉरी, सेंट्रोमियर नियर वन इंड, जिससे एक बड़ा सा इंड होगा, एक बड़ा सा आर्म होगा, दूसरा बहुत ही छोटा। टीलोसेंट्रिक बेटा क्या होगा? टर्मिनल पर, सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड, तो इसका मतलब इसका ये फोर्थ हो गया, इसका क्या हो गया? सेकेंड हो गया। 3142, 3142 यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या गया? फोर्थ। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक के बारे में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको आपको देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको देखिए। आइए जरा देखिए, फैटी एसिड में बी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है ये। फास्फोलिपिड आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसको भी लिसाइथिन की बात करते हैं, सही है। व्हेन ए नाइट्रोजनस बेस अटैच टू शुगर, अगर नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे और ये क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस अटैच टू शुगर फॉर्म न्यूक्लियोटाइड, नहीं, शुगर के बाद तो ये क्या होगा? ये न्यूक्लियोसाइड बनेगा, न्यूक्लियोसाइड, नॉट टाइड, न्यूक्लियोसाइड, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक। डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीमर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या है? मोनोमर है, बिल्कुल सही है, इसी से बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया? फर्स्ट गया। फर्स्ट का मतलब ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, तो 43 का करेक्ट आंसर फर्स्ट है। यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर अनसेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है, ये इसके बेस पे भी। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखेंगे 44, अगर हम 44 की बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं 44। एसर्शन रीजन के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, बिल्कुल डिफरेंट एमिनो एसिड से मिलके बने होती हैं प्रोटीन। सम एमिनो एसिड आर इसेंशियल, अच्छा कुछ इसेंशियल होती है, कुछ नॉन इसेंशियल होती है। इसेंशियल को हम बेटा क्या है? फूड से प्राप्त करते हैं, डाइट से प्रोवाइड करते हैं, तो ये बेटा प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। रीजन क्या है? प्रोटीन आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एमिनो एसिड रिपीटेड मल्टीपल टाइप, ओनली वन टाइप नहीं, ओनली वन टाइप नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया? थर्ड, थर्ड करेक्ट आंसर, यानी असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर अगर यहाँ पर देखिए दिया गया है, प्रोटीन ऑफ एमिनो एसिड 20 टाइप है और लीनियर चेन है, ये अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से बना होता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? प्रोटीन इज हेट्रोपॉलीमर नॉट होमोपॉलीमर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये होमोपॉलीमर की बात हो रही है, होमोपॉलीमर नहीं, हेट्रोपॉलीमर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 45 की बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला देखिए यहाँ पर, सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, होमोपॉलीमर है, बिल्कुल सही है। स्टार्च इज ए प्लांट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड दैट फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर, और उसमें उस हेलिकल स्ट्रक्चर में आयोडीन होते हैं जिससे ये ब्लू कलर देता है, बिल्कुल सही है। ग्लाइकोजन इज एन एनिमल स्टोरेज पॉलीसेकेराइड व्हिच ब्रांच चेन, बिल्कुल इसमें ब्रांच चेन होती है। सेलुलोज कैन फॉर्म ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स विथ आयोडीन सिमिलर टू स्टार्च, नहीं भैया, सेलुलोज में हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होते, ये आयोडीन को होल्ड नहीं करता, ब्लू कलर नहीं देता, इसलिए स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। तो ए बी सी सही है, ए बी सी सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या गया? फोर्थ गया। ठीक, यहाँ पर ये देखिए पॉलीसेकेराइड के बारे में दिया है, सेलुलोज क्या है? होमोपॉलीमर है, और यहाँ पर देखिए स्टार्च आयोडीन ब्लू कलर देगा,
क्यों? क्योंकि बेटा स्टार्च होल्ड, देखिए स्टार्च के पास हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जो आयोडीन को होल्ड करता है, जिससे ब्लू कलर। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, और ये आयोडीन को होल्ड नहीं करेगा, ब्लू कलर नहीं देगा, ठीक है ना। इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर 46 है, यानी कि मेरे पोर्शन का ये जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 45 एक्सप्लेन हो गए हैं। अब 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक एक्सप्लेन करेंगे मिस्टर विक्रम सर। चलिए उनका वेलकम करिए। ठीक, ओके, थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन का सेशन। और आज हम लोग का पेपर है बायो सीआरटी, जिसे हम बायो टॉपिक टेस्ट सीरीज के नाम से जानते हैं, जिसका ये 22वां टेस्ट था। ये ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में पेपर हुआ है। पेपर काफी ठीक था, आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे साथी अविनाश सर जी, उन्हें क्वेश्चन 1 to 45 की जर्नी की, और मैं 46 to 90 का पेपर डिस्कशन आपके साथ कराने वाला हूँ। पहला सवाल आपके सामने है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन कैटेलिक साइकिल ऑफ एंजाइम। आपकी किताब में लिखा है कि सबसे पहले एंजाइम जो है सबस्ट्रेट से बाइंड होता है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन से क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद ये बनाता है एंजाइम प्रोडक्ट, और उसके बाद एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग। पहली बात तो करता क्या है सर, ये सब एंजाइम सबस्ट्रेट इसकी एक्टिव साइट पे फिट होता है। जैसे ही फिट होता है तो बहुत ही टाइटली और उसको बाइंड करता है, सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स को तोड़ता है, फिर उसको प्रोडक्ट में बदलता है और प्रोडक्ट को रिलीज करता है। फिर ये खुद रिकवर होता है, जैसा पहले था वैसे ही बाद में रहता है। कहते हैं किसी भी अभिक्रिया में अगर 100 एंजाइम डाले गए हैं, तो बताइए रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कितने एंजाइम रिमेनिंग होंगे? 100। क्या उनके किसी कैरेक्टर पे कोई चेंज आएगा? नहीं। क्या इनके केमिकल नेचर में कोई चेंज आएगा? नहीं। चेंज इस सबस्ट्रेट में आया है एंजाइम की वजह से। तो सबसे पहले क्या होएगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम चेंज करेगा। चेंजेस सेफ किसको? सबस्ट्रेट को। और ईपी कॉम्प्लेक्स बनेगा, पर रिलीज हो जाए, एंजाइम रिकवर होगा। सेकंड आंसर। फिर देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, फिर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम को फैक्टर। कुछ नहीं, सबसे पहले ये बताया गया था कि सपोज दैट कोई एंजाइम है एक्स, अगर ये पूरा का पूरा प्रोटीन का बना है तो इसको बोला जाएगा प्रोटीनेसियस एंजाइम। क्या बोला जाएगा? प्रोटीनेसियस। और मान लीजिए कोई कंपाउंड है, कोई एंजाइम है वाई, और इसमें कुछ वाई, मान लीजिए कोई ए आपका नॉन प्रोटीन पार्ट है, तब इस एंजाइम को बोला जाएगा होलो एंजाइम। तब इसको क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम। इस टर्म को याद रखिए, अनसॉल्ड में आया हुआ है। मैं कह रहा हूँ प्रोटीन पार्ट वाई है, नॉन प्रोटीन पार्ट को मैं ए के नाम से बता रहा हूँ। इसको हम नॉन प्रोटीन पार्ट बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसे आप जानते हैं। दूसरा आपका कोफैक्टर, उसके बाद कोएंजाइम। ठीक, कोएंजाइम जैसे कि एनएडी, एनएडीपी, एफएडी, याद रखिएगा। और प्रोस्थेटिक ग्रुप जैसे कि हिम किसके लिए? पेरोक्सिडिक कैटालाइज एंजाइम के लिए। मेटल आयन, जिंक प्लस आयन, मैग्नीशियम आयन, आयरन, याद रखिएगा। तो कहते हैं कि प्रोस्थेटिक, और कमाल की बात देखिए, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप इस प्रोटीन वाले पार्ट से टाइटली बाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोफैक्टर जो होता है, और ये जो कोएंजाइम है, ये लूजली बाउंड होता है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जो ये मेटल आयन होते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रहते हैं, याद रखिएगा। तो लिखा प्रोस्थेटिक ग्रुप और टाइटली बाउंड टू एंजाइम, व्हाइल कोएंजाइम टाइटली, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट आंसर। कोएंजाइम्स आर ऑलवेज मेटल आयन नहीं है, मेटल आयन नहीं होते। मेटल आयंस आर नेवर पार्ट्स में एंजाइम कैटालिसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोफैक्टर है। मेटल आयन भी एंजाइम की कैटालिसिस को इनहेंस करता है, जैसे कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए जिंक आयन था, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, रुबिस्को, पेप्केज, इनके लिए मैग्नीशियम आयन था, याद रखिएगा। तो भैया मेटल आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। कोएंजाइम कैन नॉट डिराइव फ्रॉम विटामिन, नहीं, इसेंशियल कंपोनेंट कोएंजाइम का विटामिन ही होता है। एनएडीपी, एनएडीपी में नियासिन विटामिन, एफएडी में राइबोफ्लेविन विटामिन, याद रखिएगा, फर्स्ट आंसर। अब देखिए स्टडी अबाउट G1 फेज। कुछ नहीं सर, आपको मालूम था कि जब हम इंटरफेज को डिवाइड कर रहे थे, इंटरफेज, तो इनके भी फर्दर 3 हमने डिवाइड की, G1, S, G2। इसमें आपके इसेंशियल प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। सेल मेटाबॉली एक्टिव रहती है, एटीपी सिंथेसिस होता है, एनर्जी बनी रहती है। उसके बाद आता है एस फेज, इसमें हिस्टोन, सेंट्रियोल और डीएनए, और इसमें वो सारे प्रोटीन जो आपके माइटोसिस के रिक्वायर्ड है वो होते हैं। तो कहते हैं कि इसमें ग्रोथ तो होती है, सेल ग्रो करती है, सिंथेसाइज प्रोटीन दैट डज नॉट रेप्लिकेट। तो यही सही है सर। डीएनए रेप्लिकेशन अगर गलत, एस फेज, साइटोकाइनेसिस तो आपके कैरियोकाइनेसिस के बाद होगी, क्रोमोसोम कंडेंस नहीं, ये प्रोफेज है। सेकेंड आंसर।
अब देखिए डिफाइनिंग फीचर ऑफ मेटाफेज, वैसे तो अलग अलग फेज में अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन मेटाफेज की खास बात ये क्रोमोसोम आपके इक्वेटर पे आ जाते हैं और अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो आपके काइटोकोर से अटैच हो जाते हैं। कहाँ है मेरा ऑप्शन सेकेंड, क्रोमोसोम अलाइन इक्वेटर एंड स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइटोकोर। फिर लिखा क्रोमोसोम कंडेंस एंड न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट ब्रेकडाउन, नहीं सर ये लेट प्रोफेज है, याद रखिएगा। और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टू अबाउट एनाफेज, साइटोप्लाज्म डिवाइड टू फॉर्म टू साइटोकाइनेसिस, सेकंड आंसर। फिर लिखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस, तो ड्यूरिंग लेप्टोटीन क्रोमोसोम बिकम रेडली विजिबल कॉम्पैक्ट, ठीक है। जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम क्या साइनेप्सिस, उसके बाद पैकेटिन में कैरेक्टराइज्ड बाय टेट्राड, तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम से क्रॉसिंग ओवर, और डिप्लोटीन में डिजोसिन कॉम्प्लेक्स और क्याजमाटा का दिखाई देना हुई कौन शेप, एक्स शेप, याद रखिएगा। फिर डाइकाइनेसिस पे टर्मिनेशन ऑफ क्याजमाटा, फुल्ली कंडेंस क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर बन जाता, ठीक है। और यही डाइकाइनेसिस मेटाफेज में ट्रांजिट होगा। तो क्या ये सारे सेंटेंस सही है? फर्स्ट। फिर लिखा विच केल्विन कोलाबरेटर, अब देखिए ध्यान से उनकी जीवनी पढ़िए। तो एक साइंटिस्ट थे जे ए बॉसम, इनके साथ इन्होंने काम किया और इस बात को देखा कि जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनकी पूरी कहानी सुनिए। इन्होंने इनके साथ अंडरस्टैंड किया ग्रीन प्लांट जो होते हैं रॉ मटेरियल CO2 सनलाइट और वाटर से शुगर की सिंथेसिस करते हैं, और इन्होंने इसकी लेबलिंग की थी C14 से, और ये बात पता लगाया कि क्या है पाथवे एक्चुअल में कार्बन एसिमिलेशन का। तो C14 से लेबलिंग करके इन्होंने ये चेक किया ग्रीन प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं और रॉ मटेरियल से शुगर का सिंथेसिस करते हैं। ये इनके साथ काम किया, जे बॉसम, याद रखिएगा। फिर का व्हाट वाज द मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ इंगलमैन एक्सपेरिमेंट, इन्होंने ये देखा था अपने एक्शन स्पेक्ट्रम में कि जो आपकी ब्लू और रेड रीजन है यहीं पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है, और जो आपका एरोबिक बैक्टीरिया है वो इसी रीजन में ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहा है। क्यों? ज्यादा ऑक्सीजन यही निकल रही है। तो बैक्टीरिया एक्यूमुलेट मेनली ब्लू एंड रेड रीजन, ये सही है। और ये बात बताता है कि ब्लू और रेड रीजन में ही सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यही निकलेगा, तो एरोबिक बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन भी यहीं पर होएगा। थर्ड आंसर। ग्रेना स्टोमा लैमली आर पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ग्रेना होता है और आपके स्टोमा लैमली होती है, ठीक। तो इसका मतलब ये क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन सिस्टम होते, सही है। और ग्रेना स्टोमा दोनों होता है, लाइट रेक्शन ग्रेना में, डार्क स्टोमा में। अब कहते हैं ये है क्या चीज सर, मैं कह रहा हूँ एक एक ये आपका ग्रेना है और ये एक ग्रेना है। किताब को ध्यान से देखिए, इनको जोड़ने वाला स्ट्रक्चर स्ट्रोमा लैमली है, और ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की साइट होती है। यहाँ पर PS1 काम करता है, PS2 एब्सेंट होता है, NADP एंजाइम एब्सेंट होता है। लाइट रेशन अकर इन कहाँ आपके ग्रेना में, तो गलत है। तो स्टेटमेंट पहला सही हो गया, दूसरा गलत। डार्क रिएक्शन यूज ATP, NADPH प्रोड्यूस लाइट इन लाइट, ठीक है। और डार्क रिएक्शन का मतलब मेन बायोसिंथेटिक फेज। स्टोमा इज द साइट ऑफ शुगर सिंथेसिस, बिल्कुल, क्योंकि शुगर का फॉर्मेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल में होएगा, जो कि यहीं पर होती है। तो मुझे पहला सेंटेंस ठीक दिख रहा है, दूसरा और चौथा क्या आंसर आ गया, फर्स्ट सेकंड। अब देखिए, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, और तीसरा सही है और चौथा सही है। तो क्या आंसर आ गया, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 C3 प्रोडक्ट, कुछ नहीं, जब जवानी से याद करते हैं कि जब 5 कार्बन का कीटो शुगर RUAP आपके एक CO2 से जुड़ता है, यहाँ पर एंजाइम काम करता है रूबिस्को, और क्या बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और अगर ये C4 पाथवे होता तो यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट CO2 से पेप्केज एंजाइम के प्रेजेंस में काम करता, तो यहाँ पर मुझे OAA बनता। तो भाई ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड याद, और ये C4 पाथवे की बात है, याद रखिएगा। और ये C4 पाथवे बनता, सिट्रिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल है। सबके प्रोडक्ट याद रखिए। फिर यह देखिए, लिखा है कि रुबिस्को कैन एक्ट एज बोथ कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पास दोनों प्रकार की एक्टिव साइट होती है, याद रखिएगा, बाइंड करने। और ये कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग है, क्योंकि जिस कहते हैं अगर CO2 और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 है तो CO2 से ज्यादा एफिनिटी होती है तो इसको पकड़ेगा, लेकिन अगर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की बढ़ गई तो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। इसका मतलब एक प्रकार से ये कॉम्पिटेटिव, याद रखिएगा, फर्स्ट आंसर है। फिर लिखा एट विच स्टेप ATP डायरेक्टली सिंथेसाइज, ये डायरेक्टली सिंथेसाइज का मतलब है यही है SLP, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, 2 स्टेप पे 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फिनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड। तो मुझे कौन सा स्टेप दिख रहा है सर, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, थर्ड आंसर, याद रखिएगा। ग्लूकोज से ATP लगेगा, और यहाँ पे फास्फोग्लिसराइड से बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ ATP लगेगा, याद रखिएगा।
अब देखिए वेयर डज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस इन, क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब किताब में एनसीईआरटी लिखी है कि आफ्टर पायरुवेट इंटर ऑक्सीड डीकार्बोक्सिलेशन, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स याद रखिएगा। और ये क्या है, इसको हम लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस पे 2 कार्बन का कंपाउंड स्टील कोएंजाइम बनता है जो कि कंडेंस होता है OAA के साथ, तो क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड, जो कि क्रेब्स साइकिल का पहला प्रोडक्ट था। अब देखिए व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द TCA साइकिल, मैंने नहीं बताया, ये कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ऑक्जेलोएसिटिक एसिड टू फॉर्म सिट्रिक एसिड बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम साइट्रेट सिंथेटेज, और ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए ड्यूरिंग द TCA साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कहते हैं TCA साइकिल में एक जगह पर GTP बनती है SLP के माध्यम से, एक FADH2 3 NADH2, ठीक, और ये GTP कन्वर्ट हो जाता है ATP में, याद रखिएगा। 3 जगह ATP NADPH, 1 जगह FADH2। ATP डायरेक्टली सिंथेसाइज इन ऑल स्टेप, नहीं सभी नहीं, केवल एक स्टेप में, तो पहला दूसरा तीसरा ही सही है, फर्स्ट आंसर। फिर लिखा व्हेन कार्बोहाइड्रेट, कार्ब कहते हैं सर RQ है क्या चीज, RQ है आपके वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये कंज्यूम होती है और ये इवॉल्व होती है, तो इसको हम इवॉल्व कहेंगे और इसको कंज्यूम कहेंगे, ठीक, ये चीजें। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है, प्रोटीन के लिए 0.9 या लेस देन 1, फैट के लिए लेस देन 1, फैटी एसिड लेस देन 1, लिपिड लेस देन 1, इसके अलावा ऑर्गेनिक मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ठीक है, और इसके अलावा सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, इनके लिए 1 से ज्यादा होता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए इनफाइनाइट, लैक्टिक एसिड फर्मेंट के 0, इसका मतलब RQ वेरी करता है 0 से इनफाइनाइट, 1 से लेस देन, 1 से ज्यादा, 1 से कम, सब पॉसिबल है। और ये डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि भैया आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, जैसे जैसे रेस्पिरेटरी बदल रहा है वैसे वैसे CO2 ऑक्सीजन का रेशियो भी बदल रहा है, 1, फोर्थ आंसर। अब ये कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं। फिर लिखा सिंगल मेस सेल रूट एपिकल, ध्यान से देखिए 17,500 सेल आपके पर आवर में जुड़ती है, किताब में लिखा हुआ है। और एक डेटा देखिए अब किताब में और लिखा हुआ है यहाँ पे कि भैया वाटरमेलन की जो साइज होती है सेल की, वो 3,50,000 गुना बढ़ जाती है पहले से, ठीक, तो इसीलिए का दूर देखिए वाटरमेलन का साइज जो होता है उसके फल का बहुत बड़ा होता है, उसकी सेल जो होती है मेन की साइज अप टू 3,50,000 टाइम, मतलब अगर मान लीजिए 0.1110 सेंटीमीटर माइक्रोन लेवल का रहा होगा तो ये 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, मतलब जितना था उससे 3,50,000 टाइम्स बढ़ जाती मेन की अप टू साइज, एक सेल। फिर लिखा विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सपोनेंशियल, सर एक्सपोनेंशियल का मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, पहले ये स्लो रहेगा, फिर तेजी से बढ़ेगा, फिर ये जाके कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये इतना फेज, ये आपका लॉग है। इसका इक्वेशन किताब में क्या दिया हुआ है सर, e⁻RT, ये एक्सपोनेंशियल, तो ये तो पहले गलत हो गया। स्टेशनरी फेज अकर्स व्हेन ग्रोथ रीचेस, नहीं, जब ग्रोथ मैक्सिमम होती है तो लॉग फेज चलती है, स्टेशनरी नहीं आती। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर्स व्हेन ऑल पोजिटिव सेल रिटेन एबिलिटी, बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूँ एक सेल डिवाइड करी, 2 सेल बना, इन दोनों डिवाइड किया, ये 4 बन गया, 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया, 16 से 32, 64, 128, 256, 512, 1024। अगर इस तरह का ग्रोथ हो रहा है कि जो सेल दोनों प्रोजनी बन रही है और दोनों के दोनों डिवाइड कर रही है, तब आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आता है। और एक सेल मान लीजिए 2 बनाई, एक मैच्योर हो गई, परमानेंट हो गई, दूसरा डिवाइड कर रही, तो इस तरह से कांस्टेंट ग्रोथ बढ़ता है, जिसका ग्राफ आपकी किताब में कुछ इस तरीके से दिया गया है, जैसे कि रूट की ग्रोथ, याद रखिए रूट का एलोंगेशन। सेकेंड आंसर, ग्रोथ इनिशियली रैपिड नहीं, इनिशियली स्लो है और देन रैपिड है, ये गलत है, सेकेंड। फिर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीजन इज करेक्ट, कुछ नहीं, ऑक्सीजन ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंट है, सिंथेटिक है, नेचुरल दोनों है। अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो सर किताब में आपके NaA दिया हुआ है और एक 2,4-D दिया है। नेचुरल की बात करें तो IBA, IAA ये दिया हुआ, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। ऑक्सीजन आर ओनली सिंथेटिक कंपाउंड एंड नॉट नेचुरली अकर, गलत है, नेचुरली है सर। रिमूवल ऑफ सूट टिप प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ, नहीं सर, ये कहा गया है कि ऑक्सीजन, अगर मैं ये ऐसे रूट टिप लूँ, यहाँ बनता है, अगर मैं इसको हटा दूं तो इसके लेटरल ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि साइटोकाइन, जो साइटोकाइनिन है वो अपना इफेक्ट लगाने लगेगा। हालांकि साइटोकाइन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों सेल डिवीजन करते हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग है, तो अगर आपने चूंकि ऑक्सीजन की वो सूट्टे पे बनता है तो ऑक्सीजन ऊपर ले जाता है, तो इसका इफेक्ट खत्म, तो साइटोकाइनिन का इफेक्ट आएगा, तो लेटरल बढ़
बढ़ता है, इसी को आप डीकैपिटेशन कहते हो। ये हेज मेकिंग में, टी प्लांटेशन में वाइडली इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमें जो टी प्लांटेशन होता है उसमें चौड़ी पत्तियां चाहिए होती है, पत्तियां लेटरल बर्ड से निकलती हैं। तो भाई ये गलत। ऑक्जिन है नो रोल इन शूटिंग रूटिंग, नहीं सर, ऑक्जिन का रोल है एडवेंटिशियस रूट और लेटरल रूट के ग्रोथ में, इसी का रोल है जो सीड जर्मिनेट करता है। गलत है ये। ऑक्जिन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, सर एपिकल डोमिनेंस क्या है? कहते हैं ये सूट टिप पे बनते हैं और तेजी से ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, तो लेटरल वाली ग्रोथ थोड़ी कम रह जाती है, इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। याद करिए जब कैपिटल टी और स्मॉल टी था तो टी वाला इस पे डोमिनेंट था, मतलब एक की वजह से दूसरा एक्सप्रेस नहीं हो पाता, इसी को डोमिनेंस कहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये लंबाई में तो खरखराते बढ़ रहे हैं ये तेजी से, और लेटरल कम बढ़ रहे हैं, और जैसे आप इनको टिप को कट कर रहे हो ये लेटरल बढ़ जा रहे हैं, इसका मतलब इसकी वजह से ये सप्रेस रहा, तो इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। सही है भाई, फोर्थ आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफेक्ट ऑफ जिबेलिन्स इन प्लांट? दे इनहिबिट इलोंगेशन, नहीं सर, इनका बोल्टिंग इलोंगेशन ऑफ स्टेम है, और दे प्रमोट बोल्टिंग इंक्रीज एक्सिस लेंथ, दे एक्सलेट रीड लीफ, नहीं एक्सीशन को ये इनहिबिटिंग करेंगे। दे प्रिवेंट सीड जर्मिनेशन, नहीं कंप्लीटली ये भी गलत है, क्योंकि जितने भी ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी ये नहीं करेंगे। सीड जर्मिनेशन को प्रिवेंट करेगा ये प्रमोट करेगा, और एक्सलेट नहीं करेगा, ये रोकेगा। फिर प्रमोट बोल्टिंग की एक्सिस लेंथ, जिसकी वजह से आपके माल्टिंग इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शुगर केन की क्रॉप को 21 टन पर एकड़ ये बढ़ा देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गन्ने में हमें फसल उसकी लंबाई स्टेम की चाहिए होती है, याद रखिएगा। अब लिखा इथेफोन, इथेफोन कॉमर्शियल नाम है इथाइलिन का, और ये शॉर्ट साइटाइन का इनहेरिटेंट फोटोरेफरिंग। क्या गया फर्स्ट आंसर? इनहिबिट फ्लावरिंग, नहीं सर, फ्लावरिंग को प्रमोट करे, किताब को देखिए। और कॉटन चेरी में प्रिवेंट एब्सेंस, नहीं, ये एक्सलेट करेगा। रिड्यूस द यील्ड ऑफ कुकुम्बर, नहीं सर, ये फीमेल फ्लावर को बढ़ाता है, और फीमेल फ्लावर ही फ्रूट बनाएगा जो यील्ड बढ़ाएगा, तो जाहिर सी बात है ये इंक्रीज करेगा यील्ड को। फर्स्ट आंसर याद रखिएगा। जो कुकुम्बर होता है उसमें मेल फीमेल फ्लावर, दो प्रकार के फ्लावर होते हैं, तो जितने फूल होते हैं उतने फल नहीं होता, तो ये फीमेल फ्लावर को बढ़ाते हैं। मतलब अगर फीमेल फ्लावर है तो वही आगे चल के फ्रूट बनेगी, और फ्रूट बनेगा तो यील्ड बढ़ेगा, तो यील्ड ये बढ़ाते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट फिर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम करेक्ट? लैरिंग्स ए थिन फ्लैप दैट प्रिवेंट फूड, नहीं सर, ये इपिग्लॉटिस है, ये गलत है। टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू एल्वेलाई, द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। फिर लिखा टर्मिनल गिव राइज टू एल्वेलाई, द साइट ऑफ एक्सचेंज, ये ठीक है। फिर ट्रैकिया डिवाइड सेकेंडरी ब्रोंकाई, डायरेक्टली नहीं, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी। प्लूरल फ्लूइड इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन लंग्स एंड थोरेसिक कैविटी। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग को लगेगा यार कभी कभी क्या होता है बच्चों कि आंसर बहुत क्लोज हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? सोचिए, आप जरा सोचिए कि फ्रिक्शन क्या करते, कहते हैं प्लूरल फ्लूइड इंक्रीज फ्रिक्शन। एक बार बताइए, फ्रिक्शन बढ़ने से आपका एक दूसरे में घर्षण बढ़ेगा, तो फोर्स से उनको नुकसान होगा, क्योंकि लंग्स के दो लोब कभी आपस में टकराना नहीं चाहेंगे। तो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए फ्लूइड था, जैसे आपको पता है कोई चीज रगड़ खाती है, बीच में आप लुब्रिकेंट लगा दीजिए तो दोनों में एब्रेशन नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन को घटाने के लिए था, याद रखिए। गलत है ये, क्या आंसर आ गया? सेकेंड। तो बहुत ही आपको ध्यान से पढ़ना होगा पेपर, तब आपका आंसर निकलेगा भाई। देखिए बहुत ही इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन लंग्स एंड थोरेसिक कैविटी गलत है, और चूंकि लंग्स के बाहर की कवरिंग होती है, ठीक है। ये सपोज ये आपके लंग्स के दो लेयर होते हैं प्लेन मेम्ब्रेन, इनके बीच में ये फ्लूइड भरा होता है, तो ये फ्रिक्शन को बचाता है कैविटी से, डिक्रीज करता है ये। फिर लिखा है इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक, बिल्कुल सही है, जिधर प्रेशर कम होगा एयर उधर की तरफ जाएगी। एक्सपायरेशन अकर्स व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी ठीक है, जब अंदर प्रेशर ज्यादा बाहर कम है तो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम डिक्रीज, अब देखिए आपको मालूम था जब आपको इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटाना था तो प्रेशर कम करने के लिए आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, और ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल से बढ़ता है। इसका मतलब जब भी ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर कम होगा अंदर, इंस्पायरेशन होएगा, ठीक है। और रिलैक्सेशन से क्या होगा सर? रिलैक्सेशन से ये थोरैसिक वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो हम एयर बाहर एक्सपेल करेंगे, ये भी ठीक है। क्या आंसर सही है इसमें? अब देखिए आपसे पूछा गया है करेक्ट, तो बच्चों क्या गलत है इसमें? रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम हेल्प इन, ये ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम थोरैसिक वॉल्यूम को डिक्रीज, नहीं सर इंक्रीज करते हैं, यही गलत है। तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, क्या आंसर आ गया? पहला, तो ये गलत है, डिक्रीज होगा भाई, ये इंक्रीज होगा। थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ाते हैं और प्रेशर घटाते हैं। फिर लिखा है कि विद द फॉलोइंग, इस चीज को आप लोग को बहुत दिक्कत कर रही है, इसको सीख लीजिए। अभी मैं कह रहा हूं एक जगह है आपकी एल्विलाई और एक जगह है ये टिश्यू,
इसको सीखिए, ये बहुत दिक्कत कर रहा है आप लोग को। मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि आप लोग को दिक्कत कर रहा है। एक जगह है टिश्यू और एक जगह है चीजें। कुछ नहीं सर, ये मेरी एल्वियोलाई मान लीजिए है, ये एल्वियोलाई है और ये है टिश्यू। ठीक, यहां से एटमॉस्फेरिक एयर आया जिसमें आपका ऑक्सीजन है और मान लीजिए CO2 भी है, थोड़ा वो CO2 तो रहता ही है। मैं चाहता हूं कि यहाँ जो हीमोग्लोबिन है और ये रहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ से आ रहा है ऐसे, मैं एरो लगा दे रहा हूँ। इस चीज को समझो बच्चों, ये बहुत दिक्कत कर रहा है आप लोगों को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे जा रहा है, इतना पता है। हीमोग्लोबिन से हम चाहेंगे कि ऑक्सीजन बाइंड कर जाए और ये चला जाए टिश्यू पे, यहाँ पे ये टूट जाए और यहाँ से CO2 बाइंड कर ले हीमोग्लोबिन से और यहाँ ये वापस चला, ऐसा हम चाहते हैं। तो बाइंडिंग के लिए सबसे पहला फैक्टर क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर, और बाकी के फैक्टर भी चाहिए। तो यहाँ कंडीशन क्या होनी चाहिए ये पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एल्वियोलाई पर लो टेम्परेचर होना चाहिए इस चीज को बाइंड करने के लिए। पीएच की वैल्यू हाई होनी चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होना चाहिए, और पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोटॉन। तो सर मैं अगर पीएच को बढ़ा रहा हूं तो क्या मैं एक्टिव मास ऑफ प्रोटॉन को कम करूंगा? बिल्कुल सर। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी कम होना चाहिए। तो आपसे पूछेंगे और ये सारे फैक्टर काहे के लिए हैं? ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन या एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, दो टर्म होते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन या एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। जस्ट इसका रिवर्स देखिए, टिश्यू साइड पे क्या होना चाहिए सर? हाई टेम्परेचर, ठीक, उसके बाद पीएच कम, और उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा, H+ एक्टिव मास यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा, और पीएच कम होना चाहिए। इतनी चीजें होनी चाहिए। जस्ट इसका उल्टा, तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर काहे के लिए हैं? हीमोग्लोबिन के CO2 से बाइंड करने के लिए। और यही सारे फैक्टर किस लिए हैं? जो आपका ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन यहाँ पे चल के आया, ये टूटे। इसका मतलब जो फैक्टर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है एल्वियोलाई में, जस्ट इसका रिवर्स, उसका उल्टा यहाँ पर हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के लिए, और वही फैक्टर आपके कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के चाहिए। तो आप करो क्या बच्चों, एक जगह के फैक्टर्स को याद कर लो, बाकी चीजें आप जस्ट रिवर्स करके आप निकाल सकते हैं। मैं पूछूं कि बताइए डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए क्या नेसेसरी है टिश्यू साइट पर? सर क्या हाई टेम्परेचर चाहिए? यस। क्या पीएच कम चाहिए? यस। क्या एक्टिव मास हाई चाहिए? यस। क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम चाहिए? यस। क्या पार्शियल CO2 चाहिए? यस। ठीक है, अब बताइए ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए एल्वियोलाई साइट पे क्या चाहिए? लो टेम्परेचर, पीएच हाई, उसके बाद पार्शियल ऑक्सीजन ज्यादा, एक्टिव मास कम, और पार्शियल CO2 कम। इतनी चीजें तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी, कौन सी चीज कहाँ लगेगी। अब कह रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन लंग्स या एल्वियोलाई कह सकते हैं, तो ये ज्यादा, ये कम, ये कम, और उसके लो टेम्परेचर, पहला आंसर सर। फिर देखिए, ये तो आपको जमाने से याद करते आए हैं कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जो होना चाहिए वो 97% है, और 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व में है, इन प्लाज्मा है, ये किताब आपकी कहती है। ठीक, उसके बाद देखिए CO2 का हीमोग्लोबिन जो कि कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन है वो 20 से 25% है। उसके बाद देखिए 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है, ये किताब, और 7% डिजॉल्व इन प्लाज्मा, डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ये है कंडीशन। अब कहते हैं कि 77% प्लाज्मा के थ्रू जाता है, ये भी सही है, क्योंकि बाइकार्बोनेट जो बनता है वो प्लाज्मा में ही बनता है। और एक होता है डिजॉल्व ही CO2 होगा, डिजॉल्व मतलब CO2 पूरा का पूरा एज इट इज डिजॉल्व है, और बाइकार्बोनेट का मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हुई, बना आपका कार्बोनिक एसिड, फिर उसका प्रोटॉन रिलीज हुआ तो बना वो बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो कह रहे हैं नियरली 70% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट बाय RBC, गलत है, 20 से 25। 97 ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय RBC, ये ठीक है, 4। और 25 CO2 ट्रांसपोर्ट है बाय करने 70%, और 90 से डिजॉल्व, गलत है सर, ये 7%, फोर्थ आंसर। फिर लिखा एम्फाइसेमा इज ए क्रॉनिक डिसऑर्डर इन डैमेज, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग से भी आपका लंग्स डैमेज होता है, सरफेस एरिया कम होती है, जिससे एम्फाइसेमा का केस बनता है, याद रखिएगा।
सिगरेट से आपके लंग्स डैमेज होते हैं, एल्विलाई की सरफेस डैमेज होती है, तो इससे भी ये चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। ये तो आप जानते ही हैं। ट्रू, फर्स्ट आंसर। कुछ नहीं सर, ये क्या है सर? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसका सर? ये फ्रॉग का है। ये तो मुझे ओवरी दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये ओविडक्ट है, इसमें भी कोई शक नहीं सर। और ये यूरेटर है, और ये आपका कुलेका दिख रहा है, याद रखिए, यूनिटी ब्लैडर है, याद रखिएगा। तो भाई मुझे पहला चीज तो ए क्या दिखा? ओविडक्ट, बी ओवरी, और सी यूरेटर, सेकेंड आंसर। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ओपन सर्कुलेट नहीं सर, सबसे पहला क्लोज सिस्टम आया एनिडा में और कार्टा में होता है। लेकिन कमाल की बात देखिए, लिखा है कॉर्डेट, यहाँ ऑल नहीं लिखा है, क्योंकि जो आपके यूरो कॉर्डेटा होता है उसमें ओपन होता है, याद रखिएगा ये गलती में। और एनिडा में भी, हिडोरिया में पार्सली ओपन पार्सली क्लोज होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ओपन बता देते हैं, ठीक है। तो भाई ये मेजॉरिटी के लिए तो ठीक है। फिर लिखा फिशेस है टू चैम्बर एंड हर्ट एंड सो सिंगल सर्कुलेशन, ये ठीक है, तो ये गलत हो गया। एम्फीबियंस है थ्री चैम्बर, ये भी गलत है। बर्ड मैमल में 4 चैम्बर, ये भी गलत है, सेकेंड आंसर। तो ओपन सर्कुलेशन सिस्टम इज प्रेजेंट इन एलिड्स एंड कार्डेट्स, ये तो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ बहुत ही एक्सेप्शंस के लिए है। अब चूंकि 4 में एक ऑप्शन चुनना है, तो ये पूरी तरह सही है, ये थोड़ा, ये कम ज्यादा गलत है, कम सही है, बात को समझो। मैं कह रहा हूँ कार्डेट के कुछ मेंबर्स हैं जिनमें ओपन है, और एलिडा का एक मेंबर है हिडोरिया से पार्सली और पार्सली क्लोज है, तो भी हम उसको गलत मानेंगे, क्योंकि हमें 4 में एक चुनना था, तो ये पूरी तरह सही है ना, इसलिए सेकेंड आंसर। फिर लिखा व्हाट इज द अबाउट द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के एवियन कहते हैं कि इज लोकेटेड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम, सही है सेकंड। और अपर राइट कॉर्नर पे ऐसे नोड था, और कहते हैं जनरेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सेस पोटेंशियल, नहीं, ऐसे नोड करता है, गलत। फिर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, नहीं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का इससे कोई लेना नहीं है। फिर लोकेटेड इन द अपर राइट कॉर्नर राइट एट्रियम, ये होगा ऐसे नोड, सेकेंड आंसर। फिर लिखा पी वेव, आपको पता डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो पहले तो ये गया। टी वेव में डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये भी गलत। क्यूआरएस का वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है? ये भी गलत सर, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया टी वेव, सेकेंड थर्ड आंसर। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर ग्रेव डिजीज, जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है, याद रखिएगा। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन के कंसंट्रेशन सिक्रीशन ज्यादा, तो लो वाले की तो बात आप कर नहीं सकते, लेवल हाई रहेगा। बाकी ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, याद रखिए। आई बॉल बढ़ता है, इनलार्जमेंट थायराइड, और इंक्रीज बीएमआर बढ़ेगा। क्यों? थायरॉक्सिन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया पे काम करता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, तो बीएमआर बढ़ेगा। और जब मैं थायरॉक्सिन बढ़ा रहा हूँ, तो बीएमआर ऑब्वियसली बात से बढ़ना ही होगा, फोर्थ आंसर। फिर लिखा है देखिए नेफ्रॉन के लिए पीसीटी डीसीटी मेल्पिगियन कार्पसल आर सिचुएट इन द मेडुला, ये ठीक है, ये गलत है सर, ये कॉर्टेक्स में होते हैं। फिर लिखा लूप ऑफ हेनले डीप्स इनटू मेडुला व्हाइल पी डीसीटी आर इन कॉर्टेक्स, ठीक है। कर्टिन डक्ट ओरिजिनेट डायरेक्टली फ्रॉम, नहीं, कंडर लास्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। कार्टिकल नेफ्रॉन हैव लॉन्ग लूप ऑफ, नहीं सर, दो प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं, एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इस चीज को समझो, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसमें लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, इसमें लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है। सर ये 85% ऑफ नेफ्रॉन है हमारी बॉडी का, और ये 15% नेफ्रॉन है हमारी बॉडी का। कॉर्टिकल नेफ्रॉन है लॉन्ग लूप ऑफ हेनले रनिंग, नहीं, गलत है सर, डीप में ये रहते हैं। क्या आंसर आ गया? सेकेंड। फिर लिखा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस हेल्प इन रेगुलेटिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जीएफआर, क्यों? रेनिन की वजह से। फिर लिखा है फॉल इन जीएफआर एक्टिवेट जेई सेल टू रिलीज रेनिन विच रिस्टोर्ड ग्लोमेरुलर ब्लड एंड फ्लो इन नॉर्मल, बिल्कुल सही है। जब जीएफआर कम होता है तो रेनिन निकलता है, रेनिन काम करता है एंजियोटेंसिनोजन पे, उसको बोलता है फर्स्ट में। फिर सेकंड में एंजियोटेंसिन सेकंड काम करता है ग्लोमेरुलसा पर, जो कि निकालता है एल्डोस्टेरोन। अल्टीमेटली क्या बढ़ जाता है सर? जीएफआर बढ़ जाता है। क्या आंसर आ गया? फर्स्ट। फिर लिखा पीसीटी के लिए देखिए इट रीअब्सॉर्ब नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 70 to 80% वाटर इलेक्ट्रोलाइट, ये सही है। फिर लिखा इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये गलत है। क्यों? वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है तो परमिएबल होएगा ही। इट प्लेज नो रोल इन पीएच बैलेंस, नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे आयंस वगैरह आयनिक बैलेंस होते हैं। और इट इज पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, नहीं सर, ये नेफ्रॉन का पार्ट है, ये सब गलत है, फर्स्ट आंसर। फिर देखिए रीनल कैल्कुलाई और इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, इसी को किडनी स्टोन कहते हैं। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ये दोनों सही है, फर्स्ट आंसर।
अब देखिए मसल्स टिश्यू कंट्रीब्यूट 40 to 50% ह्यूमन बॉडी, ये मीजर में वजन की होती है। 3 प्रकार की मसल्स, कार्डियक, स्मूथ और स्केलेटल, याद रखिएगा। इसमें से स्केलेटल जो है वॉलंटरी है, स्मूथ और कार्डियक इनवॉलंटरी है। जो आपका कार्डियक है वो मायोजेनिक है, स्मूथ और स्केलेटल न्यूरोजेनिक है। मसल्स पजेस एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रेक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। अब कमाल की एक्साइटेशन इसलिए क्योंकि न्यूरॉन इस पे काम करता है। दूसरा कॉन्ट्रेक्शन ऑपरेशन आप जानते ही हैं। एक्सटेंसिव थोड़ा सा इसमें खिंचाव होता है, और इलास्टिक का मतलब खिंचाव भी होता है, वापस रिगेन भी करता है। वरना कभी कभी हम लोग ट्रेन पकड़ते थे बस, तो ट्रेन पकड़ते बस छूट जाती थी, तो अगर ऐसा हो तो हाथ खींच के 2 मीटर और लंबा हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों सेंटेंस सही है फर्स्ट। फिर लिखा ईच मायोसिन फिलामेंट इज पॉलीमराइज फ्रॉम मेनी मेरोमायोसिन प्रोटीन, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए किताब में ध्यान से देखिए, आपकी किताब में कुछ ऐसे ऐसे डायग्राम बना है, एगो सांप टाइप का ऐसे लहराता हुआ स्ट्रक्चर बना है ना, वही है आपका स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये हैवी मेरोमायोसिन है, और यहाँ से ये पूरा टेल वाला ये लाइट मेरोमायोसिन है। और किताबों में आपके बना है एक यहाँ पे ऐसे, वो एक वो ऐसे है। यहाँ पर इसको बोला गया है एटीपी बाइंडिंग साइट, ध्यान से देखिए बच्चों। और एक नाम दिया गया है एक्टिन बाइंडिंग साइट, मतलब आपका एक्टिन जो होगा इसी से बाइंड करेगा। तो हैवी मेरोमायोसिन, हैवी मेरोमायोसिन फॉर्म्स टेल ऑफ द फिलामेंट, नहीं साले गलत है। वाइल लाइट मेरोमायोसिन फॉर्म द हेड विद एटीपी एक्टिविटी, नहीं उल्टा लिखा हुआ है। पहला सही है, दूसरा गलत है, थर्ड आंसर। व्हाट लीड टू मसल्स फटीग ड्यूरिंग, मसल्स फटीग इसे होता क्या है, जब हम लगातार काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, कंटिन्यूस थोड़ा रेस्ट नहीं करते, तो हमारी मसल्स की सेल को कभी कभी ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिलती है, तो वो एनरोबिक रेस्पिरेशन चली जाती है। समझ गए आप लोग, तो उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये एक्यूमुलेशन किसका होता है सर, लैक्टिक एसिड का हो जाता है। एक्सेस मायोग्लोबिन का इससे कोई लेना नहीं है। लैक ऑफ माइटो नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हुए भी याद रखिएगा। और पंपिंग ऑफ कैल्शियम प्लस इंटू सन नहीं, ये रिलैक्सेशन है, ठीक है, ये रिलैक्सेशन है इसका, इससे कोई, क्योंकि रिलैक्सेशन तो नॉर्मल चीज भी हो सकती है। हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, रिलैक्स हुई, तो क्या ये मसल्स फटीग हुआ, नहीं। कंटिन्यूअस जब एफर्ट करते रहते हैं काम, तब कभी कभी एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते, याद रखिएगा। फिर लिखा द फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीड कंडाइल ऑफ द स्कल, ठीक है। और देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, याद रखिएगा। वर्टिब्री कितनी है सर, 26। वर्टिब्री कितनी है, 26। और ये कितनी प्रकार की, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकिजियल। तो सर ये 7 है, ये 12 है, ये 5 है और ये 1 है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये 5 होते हैं और ये 4 होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है उसमें 2 13 हड्डियां होती हैं, और उसके बाद में 2 6 हो जाती है। क्यों, 5 से 1 और 4 से 1, 7 यही कम हो जाता है, ठीक। तो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकिजियल। तो सर ये गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, थर्ड आंसर। लिखा है कि फाइब्रस ज्वाइंट अलाउ, नहीं सर। 3 प्रकार के ज्वाइंट बताए गए थे, फाइब्रस, कार्टिलेजनस और उसके बाद साइनोवियल। फाइब्रस में नो मूवमेंट, जो कि हमारे स्कल में होती है, याद रखिए, पेराइटल टेम्पोरल के बीच, ठीक है। और उसमें आप बीच में फ्रंटल और पेराइटल के बीच भी कह सकते हैं, इसमें ज्वाइंट होती है, तो मूवमेंट नहीं होता। और सुचर ऑफ स्कल आर एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस ज्वाइंट, तो मुझे पहला फॉल्स दूसरा ट्रू दिख रहा है। और कहते हैं लिमिटेड मूवमेंट जो था वो आपका कार्टिलेज ज्वाइंट में था, जो कि हमारी वर्टिबल डिस्क में है, और मैक्सिमम साइनोवियल ज्वाइंट में था। फिर उसके बाद देखिए, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मस्कुलर एंड स्केलेटल डिसऑर्डर इज करेक्ट। मस्थानिया ग्रेविस का रैपिड स्पैस्म इन मसल्स ड्यू टू, नहीं सर, ये सिम्टम आपके टिटेनी का है, याद रखिएगा। मस्थानिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सेक्स लिंक्ड ऑटोसोमल, दोनों हो सकती है, ये बात याद रखिएगा, पहली बात। और ऐसे ही एक नाम और दिया हुआ है, ठीक है, सेक्स लिंक्ड ऑटोसोमल है। और एक ऐसे एक नाम और दिया हुआ बच्चों आपका माइटोन डिस्ट्रॉफी, जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो भाई ये तो ठीक है, जेनेटिक। ऑस्टियोपोरोसिस इज एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर विद डिक्रीज बोन मास, बिल्कुल सही है, और एस्ट्रोजन कमी से भी होता है। गाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू यूरिक एसिड क्रिस्टल एक्यूमुलेशन, तो ये भी ठीक है भाई। तो मुझे क्या सही दिख रहा है यहाँ पर, मुझे सही दिख रहा है केवल, अब देखिए पहला तो आपका गलत हो गया, मस्थानिया ग्रेविटी, और दूसरा देखिए ये सही है, दूसरा वाला, और तीसरा सही, चौथा था, क्या सही है, 2 3 4, थर्ड आंसर। फिर लिखा एड्रिनल कॉर्टेक्स में आपके देखिए जो एड्रिनल ग्लैंड होती है बच्चों, उसमें 2 रीजन बटे होते हैं, किताब आपका दिया हुआ एड्रिनल ग्लैंड में, एक तो बाहर वाली आपकी कॉर्टेक्स, ठीक, और आपकी जो बीच में है उसको हम बोलते हैं मेडुला रीजन। इसके 3 लेयर आपके दिखाए गए हैं, ये आउटर,
मिडिल और ये है इनर। इसी को बोलते हैं आप GFR, ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलेटा, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं सर? ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलेटा। इससे निकलता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकार्टिकॉइड, गोनेडोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकार्टिकॉइड में कार्टिसोल, कॉर्टिसोन, और ग्लूमर और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरॉन। तो आपसे पूछ रहे हैं कि विद द फॉलोइंग मिडिल लेयर, तो क्या हो जाएगा ये आपका फेसिकुलेटा, सेकेंड आंसर। रेटिकुलरिस इनर लेयर, ग्लोमेरुलोसा क्या हो गया आपका आउटर लेयर, और मिडला से निकलते हैं बायोगेनिक मीन्स एडिनेलिन, नॉर एडिनेलिन, जो कि इमरजेंसी हार्मोन है। मल्टीपोलर, देखिए न्यूरॉन की भी कई होती है, मैं कह रहा हूँ ये आपका ए पोलर है, केवल साइटॉन है, ठीक। और इसमें आपका एक आपका साइटॉन विथ वन एक्सॉन क्या होगा, यूनिपोलर। आप देखिए साइटॉन विथ वन एक्सॉन, वन डेंड्राइट्स, बाईपोलर, और साइटॉन विथ वन एक्सॉन और मेनी डेंड्राइट्स, इसको बोलते हैं मल्टीपोलर। अब कमाल की बात देखिए, चाहे यूनिपोलर हो, चाहे बाईपोलर हो, चाहे मल्टीपोलर हो, सब में एक्सॉन की संख्या एक समान रहती है, वन, ठीक। तो इसको बोलते हैं ए पोलर या नॉन पोलर। ये हाइड्रा में सबसे पहला नर्वस सिस्टम जो डेवलप हुआ वो हाइड्रा में डेवलप हुआ, ये आपका वहीं पे था, से स्टार्ट हुआ है, मतलब ए पोलर। अब आपसे पूछ रहे हैं हमारे शरीर में, देखिए मल्टीपोलर जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो है वो यूनिपोलर है, ये किताब में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और रेटिना में कैसा है सर, बाईपोलर है, ये सब याद रखिएगा भाई। फोर्थ आंसर लिखा है कार्पस कैलोसम कनेक्ट टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही है सर। और कहते हैं प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया, तो जो यूथीरिया प्लेसेंटल मैमल होता है उनका यूनिक कैरेक्टर है, या हम ये कह दें कि जितने भी आपके एनिमल ग्रुप में केवल मैमल ही है जिसमें आपका कार्पस कैलोसम है, और मैमल में भी केवल आपका यूथीरिया जिसमें हम लोग आते हैं। लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन इमोशन सेक्सुअल, बिल्कुल सही सर, ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही। लिम्बिक सिस्टम याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, एमिगडाला, ठीक है, और इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर मिल करके इसको बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम को, इसी को लिम्बिक लोब भी कहते हैं। फिर लिखा सेरिबेलम है जो हाईली कन्वर्ट सरफेस, होता क्या है कि ब्रेन का स्पेस और ब्रेन की साइज बहुत ही लिमिटेड है, मान लीजिए इतने हैं, तो उन्होंने क्या किया अंदर की तरफ ऐसे ऐसे कन्वर्जन कर लिया, ऐसा इसलिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन इसमें एक्यूमुलेट कर सकें। ज़्यादा न्यूरॉन एक्यूमुलेट करेंगे तो प्रोसेसिंग मोटर सिग्नलिंग ज़्यादा बेटर रहेगी। तो कन्वोल्यूशन इंक्रीज द सरफेस एरिया टू एक्यूमुलेट मोर न्यूरॉन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, याद रखिएगा, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका फर्स्ट। फिर लिखा एंटीरियर पिट्यूटरी पार्स डिस्टेलिस, दो प्रकार के आपके रीजन बांटे गए हैं, याद रखिएगा, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। पहली चीज इस चीज को समझो बच्चों, पार्स इससे निकलने वाला हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बाकी रेस्ट हार्मोन इसी से निकलते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको पार्स नर्वोसा कहते हैं, ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन जो रिलीज होता है, तो बाकी जितने हार्मोन है सब यहीं से आएंगे। ये आपका पास इंटरमीडिया से आएगा, और ये थर्ड हार्मोन यहाँ से है नहीं, ऑक्सीटोसिन ये रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है सेकेंड। तो प्यारे बच्चों सेशन यहीं से खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। और एक बात और, जब भी आपको पेपर दें तो आपको लगेगा यार कि ये नहीं आया वो नहीं आया, हमेशा एक या दो सवाल गलत होगा, और वो गलत होना ये बताता है कि अभी आपको और पढ़ना है, आपको और इम्प्रूव करना है, याद रखिएगा। तो इम्प्रूवमेंट कभी ख़त्म नहीं होता है, परिवर्तन कभी ख़त्म नहीं होता है, ग्रोथ कभी ख़त्म नहीं होता है। इसलिए दिमाग में ये मत सोचिए कि यार हमारा पूरा तैयार हो गया, हम जिस दिन आपको ये लगेगा मेरा सब तैयार हो गया तो आप पढ़ना ही, आपको लगेगा पढ़ने की जरूरत क्या है। तो इम्प्रूवमेंट करते रहिए बस। थैंक यू फॉर द वीडियो, बाय बाय।